सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, पूर्व की भांति आज हम लोग एक नया विषय लेकर के आपके बीच में पहुंचे हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मनोबल विषय को लेकर साथियों को पहुंचे हैं। समाज का जो मनोबल टूटा हुआ है उसको फिर से कैसे तैयार किया जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सम्मानित साथियों हम लोग मनोबल विषय आपके बीच में पहुंचे हैं। और साथियों, आज के कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि साथियों, जो हम लोगों ने समाज से कमिटमेंट किया था, साथियों, उस कमिटमेंट के तहत हम लोग जो है आज जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि मान्यवर साहब कांसीराम जी की तर्ज पर हम बहुत से कांसीराम पैदा करेंगे साथियों, बहुत से कैडर देने वाले लोग पैदा करेंगे। तो उसी प्रोग्राम के तहत आज इस कैडर को साथियों आप लोगों के बीच में माननीय अमित पंत बौद्ध जी आपके बीच में कैडर देंगे। तो साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस लाइव प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो जुड़ चुके हैं इस समय तक, वो साथ के साथ शेयर भी करते रहें। और आज इस बहुत ही अच्छे बिंदु पे जो विषय है, इस पे आप लोग कैडर को लुत्फ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा साथी लोग इसको शेयर करें। तो मैं आमंत्रित करता हूं बड़े अदब के साथ सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, बहन जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए मैं आमंत्रित करता हूं गाजियाबाद से निगम पार्षद माननीय अमित पंत बौद्ध जी, वो आए और हम लोगों को आज के इस विषय पर लाभ पहुंचाने के लिए काम करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय जयप्रकाश सिंह जी का, जो उन्होंने मुझे अवसर दिया आज फेसबुक पर लाइव आकर कैडर देने का। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों को नमन करते हुए बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता और आदर्श मानते हुए मैं अमित पंत बौद्ध टीम मिशन काशीराम, मैं भी काशीराम से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है, माननीय जयप्रकाश सिंह जी ने भी जानकारी दी है कि आज का जो कैडर का विषय है वो विषय मनोबल है। जैसा कि आप सभी को जानकारी भी होगी, मान्यवर साहब काशीराम जी ने 5 तरीके के बल का जिक्र किया है। 5 तरीके के बल का जिक्र किया है। उनमें से पहला जो बल उन्होंने बताया, पहला बल बुद्धि बल की उन्होंने बताया। पहला बल बुद्धि बल होता है। जब वर्ण व्यवस्था थी उस समय बुद्धि बल सवर्ण समाज के पास, सवर्ण भाइयों के पास पाया जाता था, ब्राह्मण भाइयों के पास पाया जाता था। दूसरे जो बल की बात की है मान्यवर साहब ने, वो बाहुबल की बात की है। बाहुबल वर्ण व्यवस्था में वो क्षत्रिय समाज के पास पाया जाता था। तीसरे जो बल की बात की है वो तीसरा बल धन बल है। जो धन बल है वो हमारे वैश्य समाज के भाइयों के पास पाया जाता था, जो वैश्य भाई हमारे उनके पास पाया जाता था। चौथे बल की जिसकी बात मान्यवर साहब ने की है वो है जन बल। साथ ही जो जन बल है चौथे नंबर का, ये बहुजन समाज के पास पाया जाता था। आप सभी को जानकारी है 85% के लगभग हम लोग हैं, जनसंख्या हमारी 85% के आसपास है और हम लोग जनसंख्या में बहुत ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने कहा कि जन बल चौथे नंबर पे उन्होंने रखा। पांचवें जो बल की उन्होंने बात की, पांचवा जो बल होता है वो मनोबल होता है। पांचवा बल मनोबल होता है। यदि ये जनबल के साथ जुड़ जाए, जनबल के साथ मनोबल जुड़ जाए, तो बाकी जो तीनों बल हैं, धन बल, बाहुबल और बुद्धि बल, ये तीनों मिलकर ताकत बनते हैं, कॉन्फिडेंस आता है और मूवमेंट को गति मिलती है इन सबसे। आप जैसे कि देख रहे हैं, आप जैसे देख पा रहे हैं, मैं आपको अपनी बात शुरू करने से पहले बता देता हूं कि किस प्रकार हम आज का कैडर कैंप होगा। सबसे पहले हम परिभाषा और अर्थ के बारे में बताएंगे कि मनोबल की परिभाषा क्या होती है, मनोबल का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा टेक्निकल लेके जाएंगे कि मनोबल में मनोविज्ञान का क्या रोल है, क्या भूमिका है। उसके बाद हम मनोबल को कैसे बढ़ाएं, मनोबल कैसे बढ़ता है, उसके लिए क्या करना होता है, कैसे मनोबल के दम पे हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, गोल अचीव कर सकते हैं।
उसके बाद हम अन्य जो विधियां हैं किस किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएं और भी कई उदाहरण हम आपको देंगे। और उसके बाद हम बहुजन आंदोलन में मनोबल की भूमिका, बहुजन आंदोलन में मनोबल की क्या भूमिका है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। उसके बाद हम लेकर चलेंगे निष्कर्ष की ओर, हम अंत में लेकर चलेंगे और अपनी बात को हम समाप्त करेंगे। तो साथियों, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं अपना आज का कैडर आरंभ करने से पहले कि आप सभी साथी इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने का काम करें। साथियों, अक्सर सुना जाता है, हमने सुना है, सभी लोग जानते भी हैं, सुनते भी हैं कि बहुजन समाज के लोगों का मनोबल कम होता है। बहुजन समाज के लोगों में मनोबल कम होता है, इसीलिए वो तरक्की नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अक्सर सुना होगा, लेकिन मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मेरा मानना यह है कि बहुजन समाज के लोगों के अंदर मनोबल बिल्कुल भी कम नहीं होता है, कतई भी कम नहीं होता है। आज आप देखेंगे प्रतिभा हमारे अंदर कूट कूट कर भरी है। बहुजन समाज के लोगों के अंदर किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे ऊंचाइयों पर हम लोग आपको मिलेंगे। हमारे डॉक्टर, हमारे टीचर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, हमारे एमपी, हमारे एमएलए और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप प्रधानमंत्री, तमाम क्षेत्रों में हम आपको मिलेंगे। यदि हमारे समाज का मनोबल कम होता, यदि हमारे अंदर प्रतिभा नहीं होती, तो हम ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। इस देश और दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग ऊंचाइयों पर बैठे हैं। साथियों, हमारे समाज के लोगों के लिए जो कहा जाता है कि इनके अंदर मनोबल कम होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि हमारा मनोबल दबाया जाता है। हमारा मनोबल को कम किया जाता है बाहरी ताकतों द्वारा और चालाक किस्म के लोगों द्वारा। हमारा मनोबल कम करने का प्रयास लगातार जारी रहते हैं और यह सिलसिला बचपन से स्टार्ट हो जाता है। बचपन से ही हमारी परवरिश इस तरह से होती है कि हमारा मनोबल धीरे धीरे डाउन वो लोग करते हैं और उस मनोबल कम की वजह से हम आगे नहीं पहुंच पाते हैं, हम बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा। जैसा कि आपको जानकारी है, जब हमारे घर का परिवार का बच्चा छोटा होता है, जब हमारे परिवार का बच्चा छोटा होता है तो उसके चारों तरफ एक नेगेटिव माहौल पैदा कर दिया जाता है और इसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे परिवार के ही लोग करते हैं। एक नकारात्मक माहौल चारों तरफ क्रिएट कर दिया जाता है और इसकी शुरुआत हमारे घर से ही होती है। जैसे कि मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जब एक बीज अंकुरित होता है, जब एक छोटा बीज अंकुरित होता है तो उसके चारों तरफ बहुत सारी ताकतें होती हैं जो उसको दबाने का काम करती हैं, जो उसको रोकने का काम करती हैं। जैसे कि आंधी आती है, तेज धूप आती है, बारिश आती है, जानवर उसे कुचलने का काम प्रयास करते हैं, जानवर उसे खाने का काम करते हैं। इस तरह की आदि जो समस्याएं हैं वो एक छोटे पौधे को फेस करनी पड़ती हैं। ऐसी ही समस्याएं हमारे समाज में जन्मे बच्चे के साथ भी होती हैं। मैं एक और उदाहरण, एक छोटी सी कहानी से ये चीज क्लियर करना चाहूंगा। आपने सुनी होगी शेर और भैंसे की कहानी। मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो भी हमारे साथी कैडर अटेंड कर रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ताकत भैंसे में ज्यादा होती है या शेर में ज्यादा होती है? बहुत सारे लोग जो लाइव कैडर हैं वो देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि भाई शेर भैंसे का शिकार कर लेता है तो इसलिए ताकत तो शेर के अंदर ज्यादा हुई। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। यदि शेर के अंदर ताकत होती तो बुग्गी खींचने का काम करता, बोझा खींचने का काम करता, बोझा ढोने का काम करता। ताकत तो सबसे ज्यादा, शेर से ज्यादा ताकत एक भैंसे के अंदर होती है। भैंसे के अंदर ताकत होती है, इसीलिए वो बुग्गी खींचता है, इसलिए वजन खींचता है और उससे ज्यादा मेहनती होता है। लेकिन फिर भी वो शेर का शिकार होता है, शेर शिकार करता है भैंसे का। ऐसा क्यों है, ये हम आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे। साथियों, ऐसा इसलिए है, जब भैंसे की परवरिश होती है, जब भैंसे का बच्चा छोटा होता है तो भैंसे की मां सिखाती है कि बेटा ये जो लंबे लंबे मोटे मोटे जानवर है, लंबे लंबे बाल वाले, जब ये दिखे इनको देखकर हमें भागना है, इनको देखकर हमें भागना है, अपनी जान बचानी है। इसके बिल्कुल विपरीत जब शेर का बच्चा छोटा होता है और उसकी मां उसे कहती है कि बेटा जब तुम्हें काले काले मोटे मोटे जानवर दिखाई दे तो तुम्हें इनके ऊपर अटैक करना है,
तुम्हें इनको देखकर इनके ऊपर अटैक करना है, इनका शिकार करना है। वहीं से उस शेर का मनोबल बढ़ना चालू हो जाता है और वहीं से भैंसे के बच्चे का मनोबल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। यह कहानी शुरू होती है शुरुआती दौर से ही, हमारे बचपन से शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाना स्टार्ट करता है, तो स्कूल में हम जाते हैं, एक और समस्या होती है साथियों। वो समस्या ये होती है, हम अक्सर अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को कहानियां सुनाया करते हैं कि हमारा शरीर, हमारा जो ये समाज है, हमारा समाज बहुत ही शोषित पीड़ित समाज रहा है, बहुत ही शोषित पीड़ित समाज रहा है। हमारे समाज के लोगों के पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी, मटका बांध दिया जाता था। ऐसी आधी कहानियां हम अपने बच्चों को सुनाते हैं। ये कहानियां उनका मनोबल डाउन करने का काम करती हैं साथियों। बच्चों को ऐसी कहानियां नहीं सुनाई जाती हैं, बच्चों को बल्कि वीर गाथाएं सुनाई जानी चाहिए। हमारे समाज में तमाम वीर गाथाएं हैं। हमारे समाज के लोगों का तमाम संघर्ष, बड़ा बड़ा संघर्ष रहा है। हमारे समाज के लोगों की सियासत रही है, शासक हमारे समाज के लोग रहे हैं। भीमा कोरेगांव जैसी हमारे समाज के लोगों की घटनाएं हमें बतानी चाहिए अपने समाज के बच्चों को, जिससे कि उनका मनोबल बढ़ने का काम हो। फिर देखिए, ये बताना भी जरूरी है, जो हमारे साथ अत्याचार हुए हैं, जो हमारा शोषण हुआ है, ये बताना भी जरूरी है। लेकिन तब जब बच्चा बड़ा हो जाए, बुद्धिजीवी हो जाए, उसके अंदर तर्क करने की क्षमता पैदा हो जाए, तब हमें अपने परिवार के बच्चों को उस समय बताना चाहिए कि कितने लंबे संघर्षों के बाद तुम यहां पर आए हो। बचपन में नहीं, जब बच्चा छोटा होता है तब नहीं, तब केवल उसे वीर गाथाएं सुनानी चाहिए। बच्चों को मनोबल बढ़ाना चाहिए, जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो। जब हमारे समाज का बच्चा कॉलेज में जाता है, IIT कॉलेज में पढ़ता है, IIM कॉलेज में पढ़ता है, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, तब उसको उसके साथी छात्र, चालाक किस्म के लोग, वो विरोधी लोग उसका मनोबल दबाने का काम करते हैं, ये कहकर कि भाई तुम्हारा दाखिला तो कोटे से हुआ है, यदि कोटा ना होता तो तुम इतने बड़े कॉलेज में नहीं पढ़ पाते। यह कह के उनका मनोबल दबाने का काम किया जाता है। हमारे समाज में मनोबल की बिल्कुल कमी नहीं है, कतई कमी नहीं है हमारे समाज के अंदर मनोबल की। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जब एक युवक नौकरी पे जाता है, सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, ऑफिसर बनता है, तब उसके साथी जो चालाक किस्म के लोग हैं, जो एक माहौल क्रिएट करने का काम करते हैं, वो कहते हैं भैया ये तो कोटे वाले लोग हैं, भैया ये तो कोटे वाले लोग हैं, कोटे से नौकरी प्राप्त की है, अगर कोटा ना होता तो इनको नौकरी नहीं मिलती। ऐसा कह के हमारा मनोबल डाउन करने का काम किया जाता है। यह मनोबल कम करने का दंश हम शुरू से, बचपन से लेकर और बड़े होने तक झेलते हैं। मनोबल डाउन करने का, मनोबल की बिल्कुल हमारे समाज के अंदर कमी नहीं है, मनोबल डाउन किया जाता है। इसीलिए, और हम बहुजन मूवमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुजन मूवमेंट के अंदर मनोबल का बहुत बड़ा रोल है। बहुजन मूवमेंट में भी ये लोग, चालाक किस्म के लोग, हमारा मनोबल डाउन करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं? हमारे समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, बहुजन समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, थाने में जाते हैं अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, उनकी बिल्कुल नहीं सुनवाई होती है। जब उनकी सुनवाई नहीं होगी, उनको न्याय नहीं मिलेगा, तो उनका मनोबल डाउन होगा। इसके अलावा हम किसी मिशन मूवमेंट में काम करते हैं, किसी मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, राजनीति में अपनी भागीदारी देते हैं, तो ये लोग हमारे ऊपर मुकदमे लिखवाकर, झूठे मुकदमे लिखवाकर हमारा मनोबल दबाने का काम करते हैं। जब हमारे लोग अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं, राजनीति के अंदर मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, अन्य बड़े पदों पर जाते हैं, तब ये लोग हमारा मनोबल सरकारी एजेंसियों के द्वारा कम करने का काम करते हैं। सरकारी एजेंसियों को हमारे पीछे लगाकर, आप देखते होंगे, आपने देखा होगा, सरकारी एजेंसी जैसे CBI हमारे पीछे लगवा देते हैं, ED हमारे पीछे लगवा देते हैं, और इनकम टैक्स से छापा हमारे ऊपर लगवा देते हैं, जिससे कि हमारा मनोबल डाउन हो, हम अपने मिशन मूवमेंट से, अपने उद्देश्य से, अपने गोल से भटक जाएं। यही एक कारण है कि हमें आज का जो कैडर कैंप मनोबल पर हमने लेना स्टार्ट किया। यही एक रीजन है कि आज हम मनोबल विषय पर कैडर आप लोगों को देने का काम करेंगे। साथ ही शुरुआत करते हैं मनोबल की परिभाषा और अर्थ से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मनोबल की परिभाषा एवं अर्थ। सबसे पहले हम मनोबल की परिभाषा पर बात करते हैं। हमारे एक प्रोफेसर निमेश जी है, जिन्होंने ये डेफिनेशन लिखी है। बहुत सारी हमने डेफिनेशन देखी, स्टडी की, अध्ययन किया,
और अध्ययन करने के बाद हमने एक सटीक परिभाषा का चयन किया, जो परिभाषा इस प्रकार है, मनोबल वह ऊर्जा है। जी हां, इसमें जो राइटर ने कहा है मनोबल एक ऊर्जा के समान है। मनोबल एक ऊर्जा के समान है जो सफलता की राह में आने वाली परेशानियां, सफलता की राह में आने वाली परेशानियों से मुकाबला करने के लिए व्यक्ति के अंदर साहस पैदा करती है, व्यक्ति के अंदर शक्ति पैदा करती है। उदाहरण के तौर पर हम समझाते हैं, मान लीजिए कि किसी हमारे साथी को, युवा साथी को IAS बनना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, और उसके मन में विचार आया कि उसको सिविल सर्विस की तैयारी करके IAS बनना है, और IAS बनने का विचार, उसने गोल सेट किया कि मेरा गोल है कि एक दिन मुझे IAS बनना है। जब उसके मन में विचार आएगा तो उस विचार को आने के बाद एक सफल विचार उसके दिमाग में आया, तो उसको तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है, तमाम तरह की परेशानियां उसके रास्ते के बीच में आती हैं। जैसे कि उसको कोचिंग की समस्या आती है, बुक्स की समस्या आती है, स्टडी करने की समस्या आती है, सिलेबस जानने की समस्या आती है, आदि 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 तमाम समस्याओं का सामना उस युवक को करना पड़ता है। और उन समस्याओं से मुकाबला करने के लिए उस व्यक्ति के अंदर, उस युवक के अंदर जो साहस होता है, जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, उसको मनोबल कहते हैं साथियों। ये बात राइटर ने समझाने का काम किया है कि मनोबल वह ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली परेशानियों से मुकाबला करने के लिए व्यक्ति के अंदर साहस पैदा करती है। यह परिभाषा थी। अब हम थोड़ा अर्थ की तरफ चलेंगे कि मनोबल का अर्थ क्या होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मनोबल को हमने मन प्लस बल दो भागों में डिवाइड किया है। संधि विच्छेद क्या है साथियों? मन प्लस बल। मन प्लस बल में सबसे पहले हम मन के ऊपर बात करेंगे कि मन क्या है। मन क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। मन के लिए कहते हैं कि दिस इज अ बंच ऑफ थॉट्स। मन एक विचारों का गुच्छा है। मन एक विचारों का गुच्छा है। मन के अंदर सैकड़ों, हजारों, लाखों विचार चलते हैं, इसीलिए कहते हैं दिस इज अ बंच ऑफ थॉट्स। जैसा कि यहां लिखा भी है, माइंड दिस इज अ बंच ऑफ थॉट्स। मन, आप एक और चीज देख रहे हैं, मन और मस्तिष्क, थोड़ा हम इसको भी क्लियर करने का काम करेंगे। हमारे बहुत सारे साथी जो इस समय लाइव कैटर अटेंड कर रहे हैं, वो देख रहे हैं और सोच भी रहे होंगे कि भाई मन और मस्तिष्क दोनों एक ही चीज होते हैं। मन और मस्तिष्क दोनों एक ही चीज होते हैं। बिल्कुल नहीं साथियों, हम इसको भी क्लियर करेंगे बहुत सारे उदाहरण के साथ में। देखिए, जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क हमारे बॉडी का पार्ट होता है। मस्तिष्क हमारे शरीर का हिस्सा होता है जो इस तरफ, शरीर के इस तरफ होता है, और जिसका वजन लगभग 4.4 पाउंड्स होता है। मस्तिष्क का वजन लगभग 4.4 पाउंड्स होता है और वो हमारी बॉडी का हिस्सा होता है। जबकि मन हमारी बॉडी का हिस्सा बिल्कुल नहीं होता है। मन एक बाहर की चीज है, शरीर के बाहर की चीज है। मन, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बॉडी। और शरीर, दिस इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर का हिस्सा होता है मस्तिष्क और बाहर का हिस्सा होता है मन। इन दोनों के अंदर कुछ बेसिक अंतर होते हैं जो हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, जो मन होता है, आप ऐसे समझिए, मन एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है और मस्तिष्क एक हार्डवेयर की तरह काम करता है। इस मस्तिष्क नामक हार्डवेयर के अंदर यह सॉफ्टवेयर, मन सॉफ्टवेयर काम करता है, इंस्टॉल होता है। एक बाहर का हिस्सा उस मन के अंदर चलता है। मन बनाम मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारा शरीर के लिए काम करता है। मस्तिष्क हमारे शरीर के लिए काम करता है, बॉडी का हिस्सा होता है, और वो बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं उनकी कंट्रोलिंग का काम करता है। और मस्तिष्क बाहर काम करता है, शरीर के बाहर मनोबल बढ़ाने का काम करता है, मनोबल को ऊपर करने का काम करता है, प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल पर
प्रैक्टिस से प्रैक्टिकल पर ले जाने का काम करता है। इसीलिए मन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर है। अब हम चलते हैं बल पर। मन प्लस बल। बल जो होता है ये एक फोर्स होती है। बल एक फोर्स होती है। मन के अंदर यदि कोई विचार आया, मान लीजिए हमारे मन के अंदर कोई विचार आया कुछ करने का, जैसा कि पहले उदाहरण में हमने बताया कि हमारे मन में विचार आया, हमने गोल बनाया कि हम आईएएस बनना चाहते हैं। अब उस आईएएस बनने के लिए जो हमारे अंदर की ताकत है, जो हमें फोर्स करेगी, जो ताकत हमें फोर्स करेगी, जो ताकत हमें पुश करेगी, उसको हम बल कहते हैं। उसको हम बल कहते हैं। एक छोटे से आपको इसका पूरा सार करके बता देते हैं कि सकारात्मक सोच के लिए निरंतर प्रयास, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रैक्टिस, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ प्रैक्टिस, ये मनोबल होता है, मनोबल का अर्थ होता है। आगे चलते हैं हम साथियों। मनोविज्ञान, देखिए साथियों थोड़ा टेक्निकल की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान भी मनोबल का ही हिस्सा है। बिना मनोबल के कैडर के बिना मनोविज्ञान के मनोबल कैडर भी पूरा नहीं होता है। थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा देर से समझ आएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी ये समझ में आए। एक दो उदाहरण देकर भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। साथियों मनोविज्ञान, मन प्लस विज्ञान। मन प्लस विज्ञान, मन का आपको हमने बताया मन क्या होता है, ये थॉट्स ऑफ बंच होता है, और मन के अंदर प्रैक्टिस चलती है। मन के अंदर प्रैक्टिस चलती है, और वो प्रैक्टिस जब तक चलती है जब तक हमारा कॉन्फिडेंस जनरेट ना हो जाए, जब तक हमारा मनोबल जनरेट ना हो जाए, और जब हमारा मन कॉन्फिडेंस जनरेट होता है तो उसके बाद हम प्रैक्टिकल की ओर जाते हैं। प्रैक्टिकल साथियों, प्रैक्टिकल साइंस में देखो ये क्या कहा गया, साइंस क्या होता है, a knowledge which is gained by the practical, a knowledge which is gained by the practical, ये साइंस होता है। आर्ट के बारे में भी हमने उदाहरण के लिए लिखा है कि a knowledge which is gained by the practice, ये प्रैक्टिस आर्ट के लिए लिखा है और साइंस के लिए लिखा है a knowledge which is gained by practical knowledge, by practical। तो साथियों हम ये समझाना चाहते हैं कि प्रैक्टिस करते करते जब हम प्रैक्टिकल की ओर आते हैं, प्रैक्टिस करते करते जब हम प्रैक्टिकल की ओर आते हैं, तब हमारी नॉलेज गेन होती है। प्रैक्टिकल करते करते जब हम प्रैक्टिस करते करते जब हम प्रैक्टिकल की तरफ पहुंचते हैं, तब हमारी नॉलेज गेन होती है। इसीलिए इस कहा गया a knowledge which is gained by the practical। तो साथियों उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। देखिए एक समय था, आदिकाल था। आदिकाल में जो इंसान था उस समय उसकी सोचने की क्षमता डेवलप हुई थी। जिस समय आदमी का, इंसान की उत्पत्ति हुई और उसने धीरे धीरे सोचना स्टार्ट किया, इंसान ने आविष्कार करने स्टार्ट किए, अपनी जरूरतों के हिसाब से आविष्कार स्टार्ट करने शुरू किए। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंसान ने पहले आग जलाने की, पत्थरों से आग जलाने की उत्पत्ति की, दिमाग ने काम किया, मन ने काम किया, प्रैक्टिस हुई, पत्थर रगड़ रगड़ कर प्रैक्टिस हुई, और एक दिन उन्होंने आग जलाने का काम किया, आग जलाना सीख लिया। उसके बाद उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, आपने सुना होगा, पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए के आविष्कार ने ऐसी क्रांति लाई कि बहुत सारे धीरे धीरे तरक्की बड़ी तेजी से हुई इंसान की। तो उस समय इंसान ने जैसे जैसे तरक्की की, तब उसको तरक्की, जो मन ने काम किया, मन के काम करने के बाद उसको मनुष्य से जाना जाने लगा। मन से मनुष्य। इंसान एक लिविंग बॉडी होता है। इंसान एक लिविंग बॉडी होता है। जो जीवित व्यक्ति है उसके अंदर ही मन निवास करता है। एक मृत शरीर के अंदर, एक निर्जीव वस्तु के अंदर
मन नहीं होता है, मन निवास नहीं करता है, मन ऑपरेट नहीं करता है। एक वस्तु के अंदर मन नहीं होता है, और जिस व्यक्ति के अंदर मन नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर मनोबल नहीं है, वो व्यक्ति भी स्वयं मृत के समान है। जिस व्यक्ति के अंदर मन नहीं, जिस व्यक्ति के अंदर मनोबल नहीं, वो व्यक्ति मृत के समान है। इसीलिए जब आदमी ने सोचना स्टार्ट किया और वो उसको मनुष्य नाम से जाना जाने लगा, वो मन के कारण एक इंसान को मनुष्य नाम से जाने लगा। और साथियों, आपको पता है तथागत गौतम बुद्ध जी की पूरी रिसर्च, पूरा जीवन काल उनका मन के ऊपर रहा है। पूरी रिसर्च गौतम बुद्ध जी ने मन के ऊपर की। विपස්සना उन्होंने बताया, विपස්සना में मन किस तरह से मन को कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से मनोबल हाई किया जाता है, पूरी रिसर्च तथागत जी की इसके ऊपर रही। साथियों, आगे जैसा कि नीचे आप देख रहे हैं, उद्देश्य गोल की प्राप्ति हेतु मनोबल की आवश्यकता। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, इंपॉर्टेंट चीज है। भाई मन तो हमने मनोबल तो बता दिया, मनोबल की हमने परिभाषा भी आपको बता दी, थोड़ा सा टेक्निकली मनोविज्ञान के बारे में भी हमने बता दिया। लेकिन इस मनोबल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? इसकी आवश्यकता इसलिए होती है कि हमने कोई उद्देश्य बनाया है। अलग अलग उद्देश्य अलग अलग व्यक्तियों के हो सकते हैं। मान लीजिए किसी का उद्देश्य है कि उसको कोई एग्जाम पास करना है। मान लीजिए किसी का उद्देश्य है कि उसको किसी चीज का आविष्कार करना है, किसी साइंटिस्ट का उद्देश्य हो सकता है। मान लीजिए किसी का उद्देश्य है कि उसे बहुत बड़ा लीडर बनना है, वो उसका उद्देश्य हो सकता है। मान लीजिए किसी का उद्देश्य है कि उसको सोशल मूवमेंट में काम करना है, मिशन मूवमेंट में काम करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैं करता हूं, हमारी पूरी टीम, मिशन काशीराम की टीम काम करती है। यह हमारा गोल है। ऐसे अलग अलग गोल प्रत्येक व्यक्ति के हो सकते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार हो सकते हैं। तो इस गोल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मनोबल के अंदर। हमने यदि अपना कोई गोल बनाया है, उस गोल को अचीव करने के लिए, जो गोल हमने तैयार किया है, जिस गोल को हम अचीव करना चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मनोबल का होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मनोबल का होता है। यदि हमारे अंदर मनोबल है तो ही हम अचीव कर पाएंगे अपने गोल को। और ये गोल कैसे अचीव करना है, मनोबल कैसे बढ़ाना है, अब हम इस पर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मनोबल कैसे बढ़ाएं। थोड़ा सा समय लगेगा इसे समझाने में कि मनोबल कैसे बढ़ाएं। साथियों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहां दो वर्ड लिखे हैं, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल। जैसा कि आपको जानकारी दी कि मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए मनोबल की आवश्यकता पड़ती है। और मनोबल बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है, वो चीज है केवल और केवल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। मनोबल को बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइज है वो केवल प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस से हम अपना मनोबल जनरेट कर सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। देखिए, यहां पर दो वर्ड हैं। हमने विज्ञान के बारे में आपको इससे पहले वाली स्लाइड में समझाया था, मनोविज्ञान वाले स्लाइड के अंदर, कि प्रैक्टिस पहले बता चुके हैं। अच्छा, प्रैक्टिस से प्रैक्टिकल तक पहुंचने में, प्रैक्टिस से प्रैक्टिकल तक पहुंचने में केवल एक कदम का फासला होता है। आप देखें, 90% इस वर्ड के अंदर सिमिलरिटी है। देखेंगे PRACTIC, यह डंडा है, बीच में एक लाइन खींची है। विज्ञान के अंदर भी PRACTIC और इस लाइन के बाद AL, इन दोनों वर्ड के अंदर 90% समानता है। ऊपर E अलग है और आगे नीचे वाले वर्ड में AL अलग है। तो प्रैक्टिस से प्रैक्टिकल तक पहुंचने में केवल एक कदम का फासला होता है। और इस एक कदम को पहुंचने के लिए हमें पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। हमें पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। हमें प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिकल तक पहुंचना पड़ता है।
एक छोटा सा उदाहरण और आपको देकर समझाऊंगा किस तरह से। मान लीजिए आप किसी बड़े अधिकारी से मिलने जाते हैं, आप किसी पुलिस ऑफिसर से मिलने जाते हैं, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे आईजी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे आईएएस हो, डीएम हो। आप यदि जब भी किसी बड़े अधिकारी के पास पहुंचेंगे, डायरेक्ट मान लीजिए आपकी पहली बार मुलाकात किसी बड़े अधिकारी से हो रही है, तो आप वहां पहुंचकर थोड़ा सा झिझकेंगे बात करने में। आपको लगेगा भाई ये बहुत बड़ा अधिकारी और हम एक छोटे से व्यक्ति, ये बहुत बड़ा अधिकारी और हम एक छोटे से व्यक्ति, तो हमारे अंदर झिझक होती है उससे बात करने के लिए। तो हम इस झिझक को कैसे समाप्त करें? इसको समाप्त करने के लिए हम पहले छोटे अधिकारी के पास जाएं। हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमें पहले जाकर एक सिपाही से हमें बात करने में स्टार्ट करें। सिपाही को देख के घबराए ना, उससे अपनी बात रखें। सिपाही के बाद हम उससे ऊपर का अधिकारी, दरोगा से बात करें, इंस्पेक्टर से बात करें, और इसी क्रम में एसएचओ, सीओ, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, इसी क्रम में हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते और हम प्रैक्टिकल पर पहुंच जाएंगे। प्रैक्टिस करते हम प्रैक्टिकल पर पहुंच जाएंगे, और प्रैक्टिकल हमारा होगा जब हम किसी अधिकारी के सामने खड़े होने लायक बन जाएं। जब हम किसी अधिकारी के सामने खड़े होने लायक बन जाएं, अपनी बात रखने लायक बन जाएं, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल। वो प्रैक्टिकल होगा। और प्रैक्टिकल तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जिससे हम प्रैक्टिकल तक पहुंचकर अपना काम सिद्ध कर सकें, जो हमने उद्देश्य बनाया है। हारने वाला जीतने वाले से एक कदम पीछे रह जाता है। एक और छोटा सा उदाहरण देकर समझाऊंगा इस लाइन के बारे में। मान लीजिए कहीं दौड़ होती है और उस दौड़ में बहुत सारे लोग दौड़ते हैं। जो व्यक्ति उसमें जीतता है उसकी प्रैक्टिस होती है, जो विनर होता है उसकी अच्छी प्रैक्टिस होती है। इस प्रैक्टिस के कारण ही वो प्रैक्टिकल में पहुंच पाता है। और जो व्यक्ति उससे ठीक एक कदम पीछे रह जाता है उसकी प्रैक्टिस में कुछ कमी होती है। जो व्यक्ति उससे ठीक रनर अप रहता है उसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम रहती है, और उसको जीतने के लिए केवल एक कदम का फासला होता है, और उस एक कदम तक पहुंचने के लिए उसको प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। उस दौड़ को जीतने के लिए उसे प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। आगे जो हम आपको इसमें लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दोस्तों जान लीजिए, मनोबल को बढ़ाने का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो केवल प्रैक्टिस है। इसीलिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि प्रैक्टिस व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस करने से, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से ही एक चीज जनरेट होती है। प्रैक्टिस करने से एक चीज जनरेट होती है, क्रिएट होती है। एक चीज क्रिएट होती है, वो है मनोबल। जब हम किसी चीज की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से हमारा मनोबल क्रिएट होता है। प्रैक्टिस करने से हमारा मनोबल क्रिएट होता है, और यही मनोबल हमारे अंदर परफेक्शन लाता है। यही मनोबल हमारे अंदर परफेक्शन लाता है, और उस परफेक्शन से हम प्रैक्टिकल की ओर आकर हम परफेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से मनोबल क्रिएट होता है, और वो मनोबल हमें हमारे अंदर परफेक्शन लाता है, और उस परफेक्शन से हम परफेक्ट हो जाते हैं। साथियों, कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। यहां पर अब्राहम लिंकन जी का उदाहरण है, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति रहे हैं। भीमा कोरेगांव का उदाहरण है, बहुत बड़ी घटना बहुजनों के इतिहास की रही है। तो पहले बात करते हैं अब्राहम लिंकन जी के बारे में। अब्राहम लिंकन जी ऐसे शख्सियत रहे हैं अमेरिका के अंदर कि जिस समय उनका जन्म हुआ, एक झोपड़ी में उनका जन्म हुआ। बड़े गरीब परिवार से थे,
झोपड़ी में उनका जन्म हुआ, और जिस समय उनका जन्म हुआ वो ऐसा दौर था उस समय, क्योंकि अश्वेत थे, क्योंकि ये अश्वेत थे और अश्वेत से गुलामी कराई जाती थी। अश्वेत लोग अमेरिका के अंदर गुलाम होते थे। एक तो अश्वेत, ऊपर से गुलाम। इनका शुरू से इनका जीवन संघर्षों से गुजरता रहा, और इन्होंने अपनी पढ़ाई अंगीठी की रोशनी में, आपने तो सुना होगा कि हमारे बहुत सारे लोगों ने डिबिया में पढ़े हैं, मोमबत्ती में पढ़े हैं, स्ट्रीट लाइट में पढ़े हैं। यह व्यक्ति वो है जिसने अपनी आरंभिक पढ़ाई मजदूरी करते करते, जहां मजदूरी करते थे वहां की भट्टी की रोशनी से इन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद जब ये जवान हुए, इन्होंने व्यापार स्टार्ट किया। व्यापार में घाटा आ गया। व्यापार में घाटा आने के बाद इन्होंने कचहरी चले गए, और कचहरी जाने के बाद अपनी वकालत भी इन्होंने स्टार्ट कर दी, और एक दिन वकील भी हो गए। इसी दौरान इन्होंने सबसे पहला चुनाव एक काउंसलर से स्टार्ट किया, जिसे हम सभासद कह देते हैं, पार्षद कह देते हैं। पहला चुनाव इन्होंने वहां से स्टार्ट किया, और वहां के बाद इन्होंने कोई भी चुनाव नहीं छोड़ा। सभी चुनाव लड़ते चले गए, कई बार चुनाव लड़े, प्रत्येक बार इनको हार मिली, और एक बार तो ये अवसाद में चले गए। साथियों, अवसाद में चले गए, डिप्रेशन में आ गए, फिर भी इनकी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया। हिम्मत इनके अंदर थी, हिम्मत बनाए रखी, और इसी हिम्मत के कारण ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। आखिरी अंतिम चुनाव जीता, और जीतने के बाद ये 16वें राष्ट्रपति बनकर इन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि इंसान के अंदर मनोबल है, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है, और लगातार वो प्रैक्टिस करता चला जाए अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो वो व्यक्ति कभी हार नहीं सकता है। वो व्यक्ति कभी हार नहीं सकता है। ये अब्राहम लिंकन जी ने सिद्ध कर दिया। इसके साथ ही जो अगला उदाहरण है वो भीमा कोरेगांव का उदाहरण है। बहुजन समाज में जन्मे सभी हमारे साथी जानते होंगे भीमा कोरेगांव की घटना को। भीमा कोरेगांव की घटना ऐसी घटना है जिसमें केवल मात्र 500 सैनिकों ने 28,000 सैनिकों को हराने का काम किया। जी हां सर, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर इतनी बड़ी घटना कोई भी नहीं है जितना मैं जानता हूं इतिहास के बारे में, कि 500 लोगों ने, केवल मात्र 500 लोगों ने 28,000, बहुत बड़ी सेना, 28,000 सैनिकों को हराने का काम किया। ये केवल और केवल कॉन्फिडेंस की बदौलत, केवल और केवल मनोबल की बदौलत। भाई इनके पास जो ये सैनिक थे, 500 सैनिक थे, बहुत अभ्यस्त नहीं थे, बहुत बड़े इनके पास हथियार नहीं होंगे, बहुत ज्यादा इनकी प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, लेकिन मनोबल था इनके अंदर, मनोबल था जिसके कारण इन्होंने सिद्ध कर दिया कि कैसे मनोबल के दम पर हम 28,000 क्या, अगर वो उससे भी ज्यादा होते तो उनको हराने का काम करते। ये केवल मनोबल के कारण सिद्ध हो पाया है। साथियों, आगे हम अन्य मनोबल बढ़ाने की और भी विधियां होती हैं कि मनोबल हम कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी देते हैं। साथियों, जैसा कि न्यूज़पेपर हमें अपने रूटीन में रखना चाहिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और हमें उससे अपडेट मिलती रहती हैं और नॉलेज भी साथ के साथ मिलती रहती है। बहुजन साहित्य हमें पढ़ने चाहिए, साहित्यों से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। अपने साहित्य, बहुजन समाज के साहित्य पढ़ने चाहिए, कैडर कैंप अटेंड करने चाहिए। जैसे कि आपको जानकारी है, माननीय जयप्रकाश सिंह जी प्रत्येक रविवार को फेसबुक पर लाइव आकर कैडर देने का काम करते हैं। इस तरह के कैडर भी अटेंड करने चाहिए। और सामाजिक सक्रियता, एक हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सन होता है, हीन भावना होती है हमारे अंदर, एक हीन भावना होती है, कॉम्प्लेक्सन होता है कि हम भीड़ का सामना नहीं कर पाते हैं, भीड़ के सामने नहीं बोल पाते हैं। उसके लिए हमें भीड़ में जाकर अपनी सक्रियता बढ़ानी चाहिए। पहले भीड़ में जाकर देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, फिर जो मन के अंदर बात है
वो अपने संगी, किसी साथी को, किसी दोस्त को बतानी चाहिए। उसके बाद 4 लोगों को समझानी चाहिए, और जब 4 लोगों के सामने हमारे अंदर मनोबल बढ़ जाए और उनको बताने के लिए हम सक्षम हो, तो उसको फिर बड़े मंच पर आकर भीड़ के आगे समझानी चाहिए। और भीड़ के बाद जो बड़े बड़े मंच होते हैं, वहां जाकर अपनी बात को हमें प्रेजेंट करना चाहिए। सामाजिक सक्रियता इसी को कहते हैं, समाज के अंदर एक्टिव रहना चाहिए। और एक एक्सरसाइज है, बड़ी पुरानी एक्सरसाइज है, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। बचपन से सुनते आए हैं कि दर्पण के सामने प्रैक्टिस करना। सभी लोग सुनते हैं कि दर्पण के सामने प्रैक्टिस करने से मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है साथियों। हम अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, दर्पण के सामने आकर अपने एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं कि जिस समय हम बोल रहे हैं तो हम कैसे लग रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दर्पण के सामने प्रैक्टिस करना। साथियों, एक ये 2 लाइन का सेंटेंस है। जब भी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो लोग कहते हैं कि ऊपर वाले ने क्या टैलेंट दिया है। जब भी कोई व्यक्ति अच्छा परफॉर्म करता है तो आपने अक्सर सुना होगा उस व्यक्ति के बारे में कि वाह, ऊपर वाले ने क्या टैलेंट दिया है। ऊपर वाले ने क्या टैलेंट दिया है। भाइयों, कौन है ये ऊपर वाला? हमारे जो साथी लाइव देख रहे हैं वो बताइए कौन है ऊपर वाला। तो ज्यादातर हमारे साथियों का जो जवाब होगा वो होगा वो ऊपर वाला। ज्यादातर हमारे साथियों का जवाब होगा कि वो ऊपर वाला। हम उस ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम उस ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे हैं। हम जिस ऊपर वाले की बात कर रहे हैं वो हमारी बॉडी का ऊपर वाला है। वो हमारी बॉडी का ऊपर वाला है। जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो लोग कहते हैं कि ऊपर वाले ने क्या टैलेंट दिया है। उस ऊपर वाले ने टैलेंट नहीं दिया है। ये टैलेंट उस ऊपर वाले ने नहीं दिया है। ये हमारी ही बॉडी के पार्ट, हमारी बॉडी का हिस्सा जो शरीर में सबसे ऊपर होता है, ये वाला हिस्सा, इस ऊपर वाले की बात होती है। इस ऊपर वाले ने वो टैलेंट दिया है और इस ऊपर वाले हिस्से के अंदर ही हमारा मन होता है और इस ऊपर वाले हिस्से के अंदर ही हमारा मनोबल होता है। ये जो एक्स्ट्रा परफॉर्म होता है ना, ये कॉन्फिडेंस से आता है। और यदि वो ऊपर वाला देता, यदि अच्छा परफॉर्मेंस को ऊपर वाला देता तो किसी को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं थी, किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। आप बिना पढ़े आईएएस बन जाते। आप बिना प्रैक्टिस के आपके अंदर क्वालिटियां आ जाती। आप क्रिकेट खेलते तो जरूरत नहीं थी, सीधे बड़े होते बल्ला उठाते और छक्के 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 मारना शुरू कर देते। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं, ऊपर वाला हमारा मनोबल है, हमारे बॉडी का हिस्सा है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। ये अक्सर कहा जाता है ऊपर वाले ने टैलेंट दिया है। ये ऊपर वाले ने टैलेंट हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा मस्तिष्क निवास करता है, ये ऊपर वाला है। इसके अंदर मन होता है और उस मन के अंदर मनोबल होता है और वो मनोबल प्रैक्टिस से बढ़ता है, प्रैक्टिस से क्रिएट होता है। उसने हमें टैलेंट दिया है, उसने हमारे अंदर कॉन्फिडेंस दिया है। उसके दम पर ही हमने वापस बोलिए, उसके दम पर ही हमारे अंदर हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा, आपने क्रिकेट देखा है, हमारे बहुत सारे साथी क्रिकेट देखने के शौकीन होते हैं और वो क्रिकेट में देखते हैं कि जो राइट्स खेलने वाला है, राइट हैंड बैट्समैन होता है, वो कभी कभी उल्टा होकर ऐसे करके पीछे छक्का मार देता है। आपने देखा होगा कि राइट हैंड बैट्समैन उल्टी तरफ आता है और पीछे की तरफ छक्का मार देता है। तो यह कैसे संभव हो पाया भाई? यह कैसे संभव हो पाया? इसके लिए किसी भी कार्य को लोगों की परवाह किए बगैर सबसे पहले और सबसे अलग करने की जिद। किसी भी कार्य को
लोगों की परवाह किए बगैर सबसे पहले और सबसे अलग करने की जिद, ये उसको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि कोई भी व्यक्ति जो राइट हैंड का बैट्समैन है वो उल्टा लेफ्ट हैंड आकर भी छक्का मार सकता है। एडिसन का आपने नाम सुना होगा। हजारों बार प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने आविष्कार किए, अपने मुकाम पर पहुंचे। न्यूटन का नाम आपने सुना होगा। मैं एक और उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। न्यूटन का नाम आपने सुना होगा। एक बार न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और पेड़ से फल नीचे गिरा। जब फल नीचे गिरा तो उन्होंने सोचा कि भाई ये फल नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये फल नीचे क्यों गिरा, ये तो ऊपर भी जा सकता था। तो उन्होंने अपने दोस्तों से साझा कहा, भाई ये फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। मतलब ये कि किसी भी कार्य को लोगों की परवाह किए बगैर उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। उन्होंने पूछना स्टार्ट किया तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। कह रहे ये तो पागल हो गया, बताओ कैसी बात कर रहा है, बताओ कैसी बात कर रहा है कि फल नीचे क्यों गिरा। अरे फल तो नीचे गिरता है, ऊपर थोड़ी गिरता है। लोगों ने उसका मजाक बनाना स्टार्ट किया, लेकिन उसने लोगों की परवाह नहीं की। न्यूटन ने लोगों की परवाह नहीं की और सबसे पहले प्रयास किया कि मैं बताऊंगा कि यह फल ऊपर क्यों नहीं गया, यह फल नीचे क्यों गिरा, यह मैं बताऊंगा। और ये उसके अंदर मनोबल था, उसके अंदर जिज्ञासा थी कि मैं इस बात को जानूंगा कि फल ये नीचे ही क्यों गिरा। और फिर उसने सबसे अलग करने की जिद ठानी कि मैं इसको करके दिखाऊंगा। और करके दिखाया। न्यूटन का सिद्धांत आप जानते होंगे, साइंस से पढ़े हुए छात्र जानते होंगे। वैसे तो सभी को जानकारी है कि न्यूटन का सिद्धांत क्या होता है। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो अपनी ओर खींचने का काम करती है। यह बात न्यूटन ने बताने का काम किया। लोगों की परवाह किए बगैर, लोग मजाक के बगैर, लोग हंसी उड़ाते हैं, उसे बिल्कुल परवाह नहीं की। और सबसे पहले उसने करके दिखाया कि किस तरह से फल नीचे गिरता है, उसका कारण क्या होता है। यह सबसे पहले करना एक आर्ट होती है। एक आर्ट होती है सबसे पहले करना। आपने देखा होगा ज्यादातर हमारे जो महापुरुष रहे हैं, किसी भी समाज के महापुरुष रहे हैं, वो आगे आगे होते हैं और भीड़ उनके पीछे पीछे होती है। वो आगे आगे होते हैं और भीड़ उनके पीछे पीछे होती है, क्योंकि उनके अंदर सबसे पहले करने की जिद होती है। वो सबसे पहले करके दिखाते हैं, पीछे तो भीड़ चलती है। लीडरशिप की भी एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि लीडर हमेशा सबसे पहले करता है। लीडर सबसे पहले करता है, अपने मनोबल के दम पे करता है। और पीछे पीछे तो भीड़ करती है, पीछे पीछे तो लोग भेड़ चाल होते हैं, पीछे पीछे लोग पीछे पीछे चलने का काम करते हैं। जो सबसे पहले करता है वही लीडर होता है। जो सबसे पहले करता है वही लीडर होता है। और उसके सबसे पहले करने का कारण उसका केवल मनोबल होता है। उसका कारण केवल मनोबल होता है। साथियों, आगे चलते हैं। बहुजन आंदोलन में मनोबल की भूमिका। शुरुआत में ही मैंने जब ये कैडर स्टार्ट किया था, कैडर के शुरुआत में ही मैंने कुछ बातें बताई थी बहुजन मूवमेंट के बारे में, कि बहुजन मूवमेंट में मनोबल की क्यों आवश्यकता पड़ी। क्या आवश्यकता हुई कि हम लोगों को, जब हम कैडर लेने का काम करते हैं, टीम मिशन का श्रीराम कैडर लेने का काम करती है, अपने लीग से अलग हटके आज मनोबल नामक विषय पर कैडर देने का काम कर रही है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, बहुजन मूवमेंट में मनोबल का बहुत बड़ा रोल है। बहुजन मूवमेंट में मनोबल का बहुत बड़ा रोल है। आप देखेंगे जब से हमारा बहुजन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो संसाधनविहीन हमारे महानायक फूले साहब, बाबा साहब, मान्यवर साहब इस मूवमेंट को वहां से लेकर
और यहां तक ले आए हैं। वहां से लेकर यहां तक ले आए हैं हमारे बहुजन मूवमेंट के हमारे महापुरुष। और यहां तक लाने में उनके पास क्या था? उनके पास था तो केवल और केवल कॉन्फिडेंस। उनके पास था तो केवल मनोबल, जिसके दम पर वहां से लेकर और यहां इस मूवमेंट को लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। इस मूवमेंट को उस समय से लेकर आए जिस समय संसाधन नहीं हुआ करते थे, जिस समय उनका घोर विरोध हुआ करता था। उस विरोध का सामना करते हुए, उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए इस बहुजन मूवमेंट को यहां लाकर खड़ा किया उन्होंने। और उस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम, उस बहुजन मूवमेंट को राजनीतिक पहचान दिलाने का काम, उस बहुजन मूवमेंट से राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने का काम एक ऐसी लड़की ने किया, एक ऐसी लड़की ने किया जिसको आज की डेट में बहन कुमारी मायावती के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी लड़की ने किया जो 70 के दशक में, जिस समय हमारे बहुजन समाज की तो छोड़ दीजिए, जिस समय सवर्ण समाज की महिलाओं का भी घर से निकलना अच्छा नहीं माना जाता था, जिस समय सवर्ण समाज की महिलाओं का भी घर से निकलना अच्छा नहीं माना जाता था, उस दौर के अंदर बहन कुमारी मायावती ने अपना सब कुछ त्याग कर, अपना घर बार त्याग कर, अपना परिवार त्याग कर, सारी सुख सुविधाएं त्याग कर बहुजन मूवमेंट को ज्वाइन किया। और बहुजन मूवमेंट को ज्वाइन करके उन्होंने अपने अदम्य साहस, अपनी ओजस्वी बाणी और ऊर्जा से भरे मनोबल के साथ पूरे समाज को एक करके, ना कि बहुजन समाज को एक करके, पूरे समाज को एक करके इस देश के सबसे बड़े सूबे, सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बनाकर बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज का नाम रोशन किया, सर्व समाज का कॉन्फिडेंस बनाने का काम किया बहन कुमारी मायावती जी ने। इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है। इस बहुजन मूवमेंट को यहां तक लाने में इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया, इतना मनोबल उन्होंने बढ़ाया कि हमारे समाज के लोग जो उच्च उच्च पदों पर थे, नौकरियों पर थे, व्यापारों में थे, ठेकेदारी करते थे, उनका मनोबल बढ़ा। और आप देखेंगे उनका मनोबल बढ़ा, आप देखेंगे, नोट करेंगे कि इस दौर में भी मनोबल को दबाने का काम किया जाता है, मनोबल को कम करने का काम किया जाता है। तमाम एजेंसियां मनोबल घटाने का काम करती हैं। आगे लीजिए। तमाम एजेंसियां, जैसा कि यहां लिखा है, हमारे बहुजन समाज के मिशनरी साथी, नेता, छात्र सरकारी नौकरियों में अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर विरोधी ताकतों द्वारा मनोबल को कम करने का, मनोबल को पर दबाव बनाने का काम किया जाता है। हमारे मनोबल को तोड़ने का काम किया जाता है, मनोबल को दबाने का काम किया जाता है। मनोबल तो बहुत है हमारे अंदर, मनोबल तो कूट कूट कर हमारे अंदर भरा है। हमारे बहुजन महापुरुषों की देन है ये मनोबल, उनके संघर्षों के दम पर यह मनोबल हमारे अंदर है। लेकिन विरोधी ताकतें, चालाक किस्म के लोग ऐसा माहौल पैदा करते हैं, ऐसा दबाव हमारे ऊपर बनाने का काम करते हैं कि जिससे हमारा मनोबल डाउन हो, हमारा मनोबल गिरे। ये लोग सरकारी एजेंसियों से भी करने का काम करते हैं। जिस समय मैंने कैडर स्टार्ट किया उस समय मैंने जानकारी भी दी कि सरकारी एजेंसियां जैसे कि वो दबाव बनाते हैं पुलिस के द्वारा, वो दबाव बनाते हैं सीबीआई के द्वारा, वो दबाव बनाते हैं हमारे ऊपर ईडी के द्वारा, और वो दबाव बनाते हैं हमारे ऊपर ईडी के अलावा इनकम टैक्स के द्वारा। और भी बहुत सारी एजेंसियां हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो ये अपनाते हैं, और बहुत सारे हथकंडे हैं जो ये हमारे ऊपर बहुजन समाज में काम करने वाले मिशन मूवमेंट के लोगों के ऊपर दबाव बनाते हैं, उनका मनोबल डाउन करने के लिए।
ऐसे तमाम काम ये करते हैं। यहाँ लिखा भी है सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके बहुजन आंदोलन को कमजोर करना। नीचे वापस है, नीचे ये अंकुरित बीज और भैंसे का उदाहरण मैं आपको पहले ही दे चुका हूं शुरुआत में ही, जब कैडर स्टार्ट हुआ था, कि अंकुरित बीज जब छोटा होता है, वो अंकुरित होता है, तमाम तरह की बाहरी विरोधी ताकतें उसको दबाने का काम करती हैं। भैंसे के उदाहरण में आपने देखा कि भैंसा ताकतवर तो होता है लेकिन उसका मनोबल डाउन होता है, और मनोबल डाउन होने की शुरुआत उसके शुरुआती दिनों में उसके बचपन से ही हो जाती है। इसलिए बचपन में बच्चों का मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए, बजाय उनको अपने शोषित की कहानियां सुनाने के। उनको अपनी वीर गाथाएं सुनानी चाहिए, उनको बहुजन समाज की वीर गाथाएं सुनानी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि तुम इस देश के शासक हो, तुम्हारे समाज के लोगों ने इतिहास लिखा है, तुम्हारे समाज के लोग इस दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति हैं। ऐसी बातें उनको बताकर उनका मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए। आगे चलिए साथियों, हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं, निष्कर्ष की तरफ हम इस आज के कैडर को लेकर आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और काफिला कारवां बनता गया। साथियों, आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर ये साहब जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, ये शख्सियत जिनका नाम मान्यवर साहब काशीराम जी है, अकेले चले थे साइकिल लेकर, पैदल, भूखे प्यासे इस मूवमेंट को, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अकेले चले थे। धीरे धीरे लोग इनसे जुड़ते चले गए। शुरुआती दौर में इन्होंने पहले एक आदमी को अपनी बात समझाने का काम किया, उसके बाद 4 लोगों को बैठाकर इन्होंने समझाने का काम किया, उसके बाद 4000, 4 लाख, 4 करोड़, और ये कारवां बनता ही चला गया। और उस कारवां की बदौलत आज हमारी पहचान है, आज हमारी राजनीतिक भागीदारी है, आज हमारा मनोबल हाई है, वो इनके संघर्ष की बदौलत है, हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की बदौलत है। साथियों, संत रविदास जी ने भी कहा है, यहां लिखा है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। संत रविदास जी ने कहा था कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो अपने मन से हार गया, जो भी व्यक्ति अपने मन से हार गया, वो कभी नहीं जीत सकता है। जो व्यक्ति अपने मन से हार गया तो समझ लीजिए उसका मनोबल खत्म, मनोबल डाउन, और वो अपने मन से हार गया तो वो कभी नहीं जीत सकता है दोस्तों। और जो व्यक्ति मन के जीते जीत, और जिसने अपने मन को जीत लिया, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसे इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसे कोई इस दुनिया में नहीं हरा सकता है। ये इसका सार है, आज के कैडर का सार है, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथियों को आज का कैडर पसंद आया होगा, आज के कैडर ने आपका मनोबल बढ़ाने का काम किया होगा। आप सभी अपने परिवार के बच्चों को, अपने समाज के युवाओं को, अपने समाज के लोगों को इस कैडर को दिखाने का काम करें, इस कैडर की जानकारी दें, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करें, उनको बताएं कि किस तरह से मनोबल बढ़ाया जाता है। और इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, क्यों मनोबल की आवश्यकता है, यह जानकारी देने का काम करें सभी साथियों को। और साथ ही साथ इस कैडर को खत्म होने के बाद भी, इस कैडर को समाप्त होने के बाद भी इसको लगातार शेयर करते रहे, लगातार लाइक करते रहे, और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार भी देते रहे कि आज का कैडर आपको कैसा लगा। क्या आज के कैडर से आपका मनोबल बढ़ा? क्या आज के कैडर से आपको लगा कि हम अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं?
क्या आज के कैडर से आपको लगा कि हम कैसे अपने युवा साथियों का, अपने साथियों का, अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे? ये अपने कमेंट, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद अदा करते हुए आपसे मैं विदा लेता हूं। मैं अमित पंत आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इतने ध्यान से आज का कैडर अटेंड किया। सभी साथियों को पुनः एक बार धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब का श्री राम, जय बहन जी, जय बहुजन समाज पार्टी।